नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। जिस युद्ध को रुकने के बाद लोगों को ये लगने लगा था कि अब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, एक बार फिर वो युद्ध भड़क गया है। सोने चांदी शेयर बाजार लोगों के निवेश सब चीजों पर असर पड़ रहा है और अब लोगों की इनकम उनके रोजगार पर भी बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में इस बार ये कहा जा रहा है कि फसल खेती किसानी में भी बड़ा नुकसान होगा। तो तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर हैं। तमाम वित्तीय विशेषज्ञ मामलों पर हमें बताने, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अजय सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विकांत जी मुझे बुलाने के लिए। सर, कैसे देखा जाए, युद्ध पूरी दुनिया सोच रही थी कि खत्म हो गया, ब्रेक लग गया, एमओयू साइन हो गया, अब शांति की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन अब तो लग रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या रास्ता है आगे का। देखिए, जनरली जब युद्ध होता है तो उसका इम्पैक्ट तो हम देखते ही हैं। जैसे सबसे बड़ा इंडिकेटर तो कच्चा तेल ही है। हाँ। अगर ध्यान हो तो 28 तारीख शनिवार थी फरवरी में, हम्म। जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ। 1 तारीख रविवार हुआ और 2 तारीख को जब मार्केट खुला, तब हमने देखा 2 दिन के अंदर ही कच्चा तेल जो 60 62 या 65 चलता था, वो हम्म। $120 का हाई लगा देता है। हम्म। लेकिन अब आप देखिए, जब से ये वापस सीज फायर के बाद ये युद्ध स्टार्ट हुआ, कच्चा तेल बढ़ा जरूर, बट हाँ। 20% की तेजी दिखाकर जो 70 72 के करीब था, वो 87 का हाई लगा के अब 85 86 चल रहा है। इसका मतलब है जो स्ट्रेंथ थी पहले या डर था, हाँ। वो काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका है या फैक्टर इन हो चुका है। दूसरा चीज, यस, डोनाल्ड ट्रंप को देखते हुए तो लग ही रहा था कि ये फाइनलाइजेशन में होगा नहीं, क्योंकि जो टर्म्स है दोनों के मैच नहीं करेंगे। अभी टोल को लेकर जो बात चल रही थी कि यूएस हाँ। बोलता है कि मैं 20% लूंगा, हाँ। ईरान चुटकी लेकर बोलते हैं कि मैं तो उससे सस्ते में ही आपका काम करवा दूंगा। हम्म। तो कहने का मतलब ये चीजें कंटिन्यू चलेगी। और जैसे रशिया यूक्रेन वॉर को हमने देखा कि कहीं ना कहीं चीजें डिस्काउंट हो चुकी थी, वैसे ही ये होने वाला है। हम्म। अब आ जाते हैं सोने पे, बिकॉज सोने की जो दशा आगे दशा और दिशा हाँ। कैसे होनी है, हाँ। वो डिपेंड करेगा कच्चे तेल पे। क्यों? क्योंकि देखिए, कच्चा तेल हमने देखा था फरवरी महीने में जो गिरावट लगाई थी, तो फेड के जो स्टेटमेंट आए थे, फेड के जो चेयरमैन थे केविन वॉश, उन्होंने कहा था कि देखिए कच्चा तेल काफी नीचे आ गया है, इन्फ्लेशन का कंसर्न काफी कम है, इसकी हम्म। वजह से एग्रेसिव रेट हाइक नहीं होगी। हम्म। और हमने कल के सेशन में देखा, जो इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आए, हाँ। वो 4.2 के मुकाबले 3.5 आए। हालांकि वो जून तक के थे, और हम्म। जो अभी तेजी देखी है हमने $17 18 की, वो जुलाई में देखी है। हम्म। बट उसी की वजह से सोने में जो एक 6 महीने से बड़ी गिरावट चल रही थी, इनफैक्ट क्वार्टर 2 में तो 25 साल की सेकंड बड़ी गिरावट थी। तो ये जो गिरावट है, अब मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज में चले गए। क्या होता है, बहुत बार जब गिरते हैं तो हाँ। ठहराव आता है, फिर तेजी पकड़ती है। तो मुझे लगता है यस, इवेंटफुल है। मार्केट अपने आप को एडजस्ट और प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। सर, बिल्कुल जो आपने बात की सोने को लेकर, इस बार जब ये युद्ध दोबारा से भड़का तो ये कहा जा रहा था कि फिर से कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, सोने पर प्रेशर आएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 4,000 के आसपास सोने के दाम को एक बड़ा सपोर्ट लेवल मिल गया है, $4,000 के आसपास, और सोना वहां पर अपने आप को संभाल लेता है। जब भी उससे नीचे जाता है फिर अचानक से ऊपर दिखाई देता है। देखिए, मुझे लगता है कि अभी जैसे मैं अभी बता भी रहा था कि मार्केट में बड़ी गिरावट के बाद मार्केट अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त भी अगर आप सोना देखेंगे तो हाँ। 4,030 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा फॉल या बड़ा जंप एज ऑफ नाउ आएगा। मार्केट अपने आप को संभालने की कोशिश टाइमिंग करता हुआ दिखाई देगा। हम्म। तो इंटरनेशनल में हम देख रहे हैं 3900 से 4100 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा मार्केट के लिए। हम्म। इसमें तीन चार चीज इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जितने भी बैंकर्स के जो आउटलुक आ रहे हैं, वो वहां पे हमने कटौती आते हुए देखी हाँ, है। बिल्कुल। तो एज ऑफ नाउ अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि कटौती में जैसे पहले 5,200 $5,600 की बात हो रही थी, अब वो धीरे कटल डाउन हो रहे हैं। हम्म। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें, सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू चल रही है। हाँ। हालांकि जून मंथ में ईटीएफ में आउटफ्लो आया था, लेकिन हाँ। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो नए डेटा आए हैं, उसमें बताते हैं फर्स्ट हाफ के अंदर अगर हम देखें तो अभी भी ईटीएफ के अंदर इनफ्लो दिखेगा वाई ओ वाई, अगर हम कंपेयर करेंगे। हम्म। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत टेंशन जरूर है, लेकिन ऑलरेडी आप देखिए 26% का गोल्ड में फॉल हाई से, और हम्म। चांदी में 56% का फॉल। इसके बाद कोई एग्रेसिव सेलिंग नहीं है। हम्म। टाइमिंग मुझे लगता है कंसोलिडेशन में
आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपने कहा सर कि एग्रेसिव सेलिंग नहीं है, ये सोने के फ्यूचर के लिए एक अच्छी चीज मानी जा सकती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ से टाइमिंग हो सकता है कि जुलाई में बार बार में ऐसी, अभी जैसे हमने 17-18 डॉलर तेजी आई, तो हाँ। हम देखेंगे वापस थोड़ा कंसर्न बनेगा, थोड़ा नीचे आएगा। बट कुल मिला के डोमेस्टिक मार्केट मार्केट में मुझे लगता है 1,40,000 से 1,38,000, 138 से 140 का एक बेस धीरे धीरे बनने की तैयारी कर रहा है सोना। इंटरनेशनल में भी हम देखेंगे 3,950 से 4,000 डॉलर का एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। हम्म। पहले जो मैं देख रहा था कि बहुत बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है, बट वैसा नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट में वैसे भी हम्म। रुपए की गिरावट देख लीजिए, आज रुपया 96-40 के करीब आ चुका है। साथ में ड्यूटी एडजस्टमेंट है, उसकी वजह से अब मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव शॉट होगा। कहीं ना कहीं मार्केट एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा 1,40 के करीब सोने में। सर थोड़ा सा अगर हम भारत की तरफ बात करें तो महंगाई दर अब थोड़ा डराने लग रही है। खुद जो खुदरा महंगाई दर है वो भी उसके आंकड़े भी डरा रहे हैं, और इसके अलावा WPI भी 10 के करीब पहुंच गया है। तो किस तरीके से वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए। देखिए, इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली थोड़ा सा कंसर्न रहता ही रहता है। बिकॉज आप ये समझिए, हमारे लिए कच्चा तेल काफी इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो आई थिंक कच्चे तेल में वैसे वापस तेजी आए तो उसका इन्फ्लेशन आएगा। हाँ, अभी भी जीडीपी की ग्रोथ हमारी इंटैक्ट है, बाकी फंडामेंटल अच्छे हैं। लेकिन मुझे लगता है एक कच्चा तेल है, और दूसरा सबसे बड़ी चिंता जो हमारी है वो है मानसून को लेकर। हम्म। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि मानसून जून में तो हमने बहुत ही ज्यादा डेफिसिट देखा था, बट अब जाकर हम देख रहे हैं जुलाई के 10-15 दिन के अंदर बारिश तो खूब अच्छी आई है। बट अभी भी कंसर्न्स है, क्योंकि जो की एरियाज की अगर हम बात करें, वहां पे खरीफ की बुआई तो हुई है, बट यील्ड को लेकर अभी भी चिंता है। तो हम्म। यस, मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीना थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हायर साइड पर रहने की उम्मीद है। बट अगर कच्चा तेल नीचे आ जाता तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट सभी पे पड़ता हुआ दिखेगा। सर एक और जो खास बात देखने को मिली कि ग्रामीण भारत में महंगाई दर इस बार शहरी हिस्सों से ज्यादा देखी गई है। तो इसको कितना बड़ा कंसर्न माना जाए, क्योंकि आगे खेती किसानी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई कंसर्न विशेषज्ञ उठा रहे हैं, और ऐसे में ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर ज्यादा बढ़ना। देखिए, हमारा जो बैकबोन है वो रूरल इंडिया है। हम्म। अगर रूरल इंडिया में अगर ऐसा चीजें होती है तो डेफिनेटली डिस्टर्ब रहेंगे। तो टाइमिंग, यस, सबसे पहले तो देखो, एनर्जी का कॉस्ट अगर बढ़ता है ना, तो उसका इम्पैक्ट सभी जगह पड़ता है, खास करके हम 2 टायर 3 टायर सिटीज की बात करें। और अभी आप देखिए, बीच में जो गैस की किल्लत भी हुई थी लड़ाई के चलते, हम्म। उसका भी जो इम्पैक्ट है उसका मार्केट में दिखने लग गया है। तो हम्म। आई थिंक थोड़ी चिंता की बात तो है जरूर, बट अगेन घूम फिर के जो गाड़ी अटकती है वो है कच्चे तेल पे। अगर कच्चा तेल नीचे आता है तो सभी चीजों पे हम देखेंगे इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। सर चाइना की इकोनॉमी को लेकर के अगर मैं एक दो सवाल आपसे जानना चाहूँ, तो चाइना की जो सेकंड क्वार्टर का GDP नंबर है वो 4.3 के करीब रहा। तो ये कहा जा रहा है कि 2022 के बाद सबसे धीमी वहां पर तिमाही वृद्धि हुई है। चाइना में किस तरीके से डेवलपमेंट को देखा जाए, उम्मीद की जा रही थी कि 5 के करीब रहेगा, लेकिन 4.3 ही रहना। देखिए, चाइना में एक चीज तो सबसे अच्छी है कि ये जो लड़ाई है, हम्म। इसमें चाइना अपने आप को कहीं ना कहीं भारी रखा है। हाँ। इसकी वजह से कोविड के बाद से ही हम देख रहे हैं आर्थिक स्थिति चाइना की अच्छी नहीं रही है। हाँ। बट अगर ये सब उलझन से बाहर रहता है ना, तो हम्म। कहीं ना कहीं वो ग्रोथ पे फोकस करता है। डिस्पाइट है कि हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर ठीक ठाक आते हुए देखे हैं, लेकिन जीडीपी में जो ग्रोथ दिखनी चाहिए थी वैसे वो दिखे नहीं है। हम्म। अभी भी प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर कंसर्न चाइना में कंटिन्यू बना हुआ है। हम्म। तो आई थिंक इट विल टेक टाइम, बट कहीं ना कहीं अच्छा है, उनके एक्सपोर्ट के नंबर में भी इजाफा आते हुए देखा है। इंपोर्ट के नंबर पे आया है। आज देखिए, इंडिया में अगर इंपोर्ट बढ़ता है तो हम कंसर्न्स करते हैं, हाँ। बट चाइना अगर इंपोर्ट कर रहा है तो ये पता चलता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री मतलब चाइना, हाँ। वहां पे काम चालू है। तो हाँ। इंपोर्ट्स के नंबर हमने अगर मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो वहां पे इंप्रूवमेंट जरूर देखी। हाँ। और बिल्कुल। लग रहा है कि यूएस और चाइना की जो अभी बैठक हुई थी पिछले महीने, उसके बाद से हमने ये थोड़ी इंप्रूवमेंट देखी, चाहे वो एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स की बात करें या बाकी कंडक्टर्स की बात करें, तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट चाइना से आते हुए दिख रही है। सर रियल एस्टेट में की जो आपने बात की, रियल एस्टेट में तो करीब कहा जा रहा है कि 18% की गिरावट देखी गई, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इससे कहीं ज्यादा हो सकती है।
नहीं, ओवरऑल देखिए रियल एस्टेट में आज दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में जनरली अभी जब से ये रशिया यूक्रेन स्टार्ट हुआ है, सॉरी यूएस और ईरान स्टार्ट हुआ है, हम लोग ज्यादा करके ट्रैक कर रहे थे दुबई मार्केट। दुबई जी। प्रॉपर्टी मार्केट में भी हमने 37% का फॉल देखा है। हम्म। तो एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सेंटीमेंट जो है ना, हम्म। वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। देखिए प्रॉपर्टी मार्केट में कब आदमी डालता है पैसा, जब हम्म। उसने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है, पहला चीज। और हम्म। दूसरा, अब उसको लगता है सब चीज अच्छा चल रहा है तो आदमी प्रॉपर्टी में डालता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में जो भी निवेश होता है वो लंबे समय के लिए होता है। हाँ। तो आज आप देखिए क्रिप्टो 50% से ज्यादा करेक्ट कर चुका है, हम्म। चांदी में 50% से ज्यादा की करेक्शन है, हाँ। प्रॉपर्टी मार्केट जैसे दुबई की बात कर रहा हूँ 37% का करेक्शन है। तो हम्म। अभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी, इसके लिए प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टर्स आए नहीं है। 2016-17 में चाइना ने जिस ढंग से पॉलिसी डिजाइन की थी, वहां पे हमने देखा था हुआ क्या था कि पैसा जो भी आता था वो रियल एस्टेट में जा रहा था। हम्म। इसके लिए बेस मेटल में भी तेजी बनी थी और कंजम्पशन भी था। लेकिन इस बार जो आर्थिक स्थिति चाइना की वो भी कोई इतनी साउंड नहीं है, जिसके चलते मुझे लगता है कि जो पैसा आ भी रहा है वो अब सेविंग की तरफ जा रहा है। वहां का एक सेविंग का डेटा आया है जो हाँ। बताता है कि लोग अब सेव ज्यादा कर रहे हैं। अब आप गोल्ड से इसको लिंक कर लीजिए, जिस ढंग से गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ रहा है और हाँ। गोल्ड की डिमांड चाइना से बढ़ रही है, वो दिखाता भी है कि लोग अब फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। इसके लिए गोल्ड की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ा है रादर देन प्रॉपर्टी। हम्म। बिल्कुल ठीक बात की। सर, अगर मार्केट के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ, एक दो सवाल की। इस बार जब युद्ध दोबारा से भड़का, मार्केट में थोड़ा बहुत उछाल चढ़ाव आया, लेकिन उस तरीके का जो एक बड़ा समझा जा रहा था कि मार्केट पर असर पड़ सकता है, क्या हम अपने लोएस्ट स्तर से आ गए हैं? उसके बाद अब आगे बढ़ने की दिशा है? किस तरीके से इसे देखा जाए कि इस बार उतना बड़ा असर नहीं दिखाई दिया? देखिए मार्केट के लिए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है एफआईज। तो अगर हम देख रहे हैं एफआईज तो हमारे दूर गई हुई है एज ऑफ नाउ, हाँ। क्योंकि हम्म। जिस ढंग से रुपये में गिरावट है और ठीक है पॉलिसी स्टेबिलिटी है पिछले सालों के मुकाबले, लेकिन दूसरा है मानसून फैक्टर। तो हाँ। मानसून फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी एक हम देख रहे हैं कि ग्रोथ कम दिखेगी। अभी भी हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट जो आने स्टार्ट हो गए उस पर आप हिट देखोगे। पिछले साल हमने देखा यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड टेंशन था, उसकी वजह से भी हिट लगा है। तो एज ऑफ नाउ ठीक है इंडियन इकोनॉमी स्टेबल है, बट उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं जितने हमने साउथ कोरिया देखा या ताइवान देखा, जहाँ पे हमने पैसे का फ्लो मूव होते हुए देखा। तो पहला तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ठीक है लंबी है चलेगी, लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट चाहिए एफआईज को वो इंडिया में मिसिंग है, टैक्सेशन मिसिंग है, और साथ में कोई ऐसी ग्रोथ इमीडिएट में दिख रही नहीं एज कम्पेयर टू जो हमने सेमीकंडक्टर एआई के चलते साउथ कोरिया में और ताइवान में देखा। तो हम्म। अभी ठीक है उनके पी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, उसके हिसाब से इंडिया अच्छा दिखता है। एमएससीआई का जो इंडेक्स है वहां पे भी हमने देखा इंडिया का जो वेटेज 19% का था वो अब घटकर समझो 10-11 के बीच में आ चुका। वो अट्रैक्टिव है कि आगे बढ़ सकता है, बट हम्म। फॉर दैट वी नीड अ साउंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पे मानसून, हम्म। इन्फ्लेशन, कच्चा तेल, जियोपॉलिटिकल टेंशन, यहाँ पे थोड़ी सी शांति मिलती है तो डेफिनेटली हम हाँ। देखेंगे कि एफआईज भी लौटती हुई दिखाई देगी। लेकिन सर, अगर युद्ध भड़का और कच्चे तेल के दाम भागे तो निश्चित तौर पर रुपए पे प्रेशर और बढ़ेगा, और असर मार्केट में साफ दिखाई देगा, क्योंकि एफआईआई पर तो सीधा असर पड़ता है उसका। देखिए मुझे लगता है कि अब ये चीज डिस्काउंट कर गई है काफी ज्यादा। आप हम्म। ये देखिए हमारा जो फॉरेक्स होल्डिंग है उसमें कोई बड़ा डिप्लीमेंट नहीं है। हम्म। हमने मोटा मोटी 650 बिलियन के आसपास है, ज्यादा फॉल बैक नहीं आया है उसमें। ये दर्शाता है कि आरबीआई इस चीज को अच्छे से मॉनिटर करके चल रही है। तो हम्म। आई डोंट थिंक कि उतना बड़ा कोई अभी रुपए में फॉल दिखेगा। हाँ, 9680, 97 ठीक है एक बार दिख जाए, बट वो सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखेगी। मेरे को लगता है रुपए में अब जैसे जैसे चीजें सेटल डाउन होगी थोड़ी हाँ। मजबूती जरूर लौटते हुए दिखाई देगी। जो डाउन साइड में मुझे मजबूती में अगर देखें तो वापस हम 94-95 के बीच में आ जाएंगे, बट डेट विल टेक टाइम। तो एक क्वार्टर का अभी रिजल्ट, मानसून, इन्फ्लेशन, कच्चा तेल, ये चीजों में समझ में आता है, उसके बाद फिर पोजीशन बननी चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल और आपसे जानना चाहूंगा। हमारे बहुत से दर्शक ये जानना चाहते हैं, वो कई बार ये कमेंट करते हैं कि चांदी की, जो आप लोग बात करते थे कि बहुत इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गई, कई जगह चांदी बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल उपयोग होता है, तो वो तो अभी भी हो रहा है, फिर चांदी में उस तरीके की बढ़ोतरी क्यों नहीं देखी जा रही? चांदी भी एक तरह से सोने के साथ रुकी हुई दिखाई देती है। उसके पीछे क्या कारण और आगे किस तरीके की ग्रोथ देखते हैं उसमें? देखिए चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है, और अभी हम देख रहे हैं जिस ढंग से कच्चे तेल की वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड में जो डेंट है उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो हम्म। मे भी पॉसिबल है चांदी में थोड़ी बहुत और गिरावट या स्टेबिलिटी है। हमारे यहाँ पे 2 लाख के नीचे तो जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हम्म। इंटरनेशनल में मुझे लग रहा है कि समझो $55, 52-55 के आसपास मार्केट एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। हम्म। लेकिन देखिए एक बार कच्चा तेल नीचे आता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वापस स्टार्ट होती है, तो चांदी बढ़ती हुई ज्यादा दिखाई देगी। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में चांदी को ऐड करने का मतलब ही है कि लॉन्ग टर्म अभी भी चांदी के लिए बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक कि अभी तो 6 महीने में जो बड़ी गिरावट थी उससे हाँ। मार्केट अपने आप को संभलने की कोशिश करेगा पहले, और हम्म। फिर मार्केट में मुझे लगता है कि रिकवरी बनेगी। बट ओवरऑल एज कंपेयर टू गोल्ड, चांदी इसलिए भी अच्छी लग रही है क्योंकि रेशियो जो है चांदी का वो हम्म। अब 70 के करीब आ चुका है। हाँ। तो 70-72 के आसपास अगर आता है रेशियो, तो चांदी मुझे लगता है एज कंपेयर टू गोल्ड थोड़ी चीपर ही दिखाई देती। बट हाँ, सेंटिमेंट एक बार थोड़ा सुधरे तो फिर हम देखेंगे कि ये बाइंग एक्टिविटी बढ़ते हुए दिखेगी। सर, चांदी का जैसे आपने बोला, तो गोल्ड भी क्या 140 का, जो हिंदुस्तान भारतीय रुपए में अगर बात करें, तो 140 से नीचे गिरने की कितनी संभावना दिखाई देती है कि इससे नीचे इस स्तर पर भी जा सकता है? नहीं, मुझे लगता है एक बेस बन चुका है 140 का। मोटा मोटी अगर कोई आनंद फानंद में नीचे आ भी जाए तो मैक्सिमम आप मान के चलिए एक 36, 137, इसके हाँ। नीचे मुझे नहीं लगता है कि सोने में गिरावट रहेगी। बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या ड्यूटी बढ़ गई थी, हाँ। इसके चलते थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है हम्म। डिमांड में। हाँ। लेकिन एक बार चीजें सेटल होगी और सामने हम ये देखेंगे कि दिवाली और ये सब चालू हो जाती है, तो बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी। तो आई थिंक कोई इतना ज्यादा सोने में मेरे को वीकनेस नहीं लग रहा है। इनफैक्ट आप सेंट्रल बैंक के नंबर्स देखिए, कंटिन्यू सेंट्रल हाँ। बैंक में बाइंग कंटिन्यू चली रही है। तो आई थिंक अच्छा लेवल है, थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिए ये लेवल पे, फिर बाई कीजिए। 1 साल के अंदर अगर हम देखें तो मुझे लगता है सोना करीबन वापस 180, 190 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर, आप जुड़े हमारे साथ और चर्चा में हिस्सा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी।